देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। इससे राज्यों को मिलने वाली धनराशि में भारी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में रिकॉर्ड 10% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में राज्यों को कुल हस्तांतरण काफ़ी अधिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार की वित्त व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनकी सरकार ने इन्हें स्वीकार करने का फैसला किया है क्योंकि उनका मानना है कि वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय मजबूती और स्वायत्तता के साथ अपने कार्यक्रम और योजना तैयार करने की छूट दी जानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हमारा विश्वास है कि इसके बिना विकास की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता और पिछड़े समुदाय और क्षेत्रों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। 14वें वित्त आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 2 जनवरी 2013 को किया गया था। इस आयोग से अप्रैल 2015 से अप्रैल 2020 तक 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर सुझाव देने को कहा गया था, जिनके आधार पर राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाता है। देश देशांतर में आज यही विषय है हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 14वें वित्त आयोग के सदस्य रहे प्रोफेसर अभिजीत सेन, पूर्व वित्त सचिव CM वासुदेव, JNU में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा और अर्थशास्त्री आमिर उल्लाह खां। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, आइए देख लेते हैं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने से राज्यों को किस तरह का लाभ होगा। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 10% बढ़ाने की 14वें वित्त आयोग की सिफारिश मानने के बाद राज्यों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3,48,000 करोड़ रुपए और 2015-16 में 5,26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों और नगरपालिकाओं समेत सभी स्थानीय निकायों को 31 मार्च 2020 तक करीब 2,88,000 करोड़ रुपए बतौर अनुदान दिए जाएंगे। राजस्व घाटे से जूझ रहे 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को 14वें वित्त आयोग ने बड़ी राहत दी है। इन राज्यों को अगले 5 साल में केंद्र से 1,94,821 करोड़ रुपए बतौर अनुदान मिलेंगे। इसके अलावा राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। सभी राज्य लंबे अरसे से केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी 50% करने की मांग करते रहे हैं। ये बढ़ोतरी उनकी मांग के मुताबिक काफी कम है। हालांकि इससे राज्यों को अपनी वित्तीय हालत सुधारने में काफी मदद मिलेगी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ प्रोफेसर अभिजीत सेन साहब मौजूद हैं, जो इस आयोग के सदस्य रहे हैं। अभिजीत सेन साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 2 वर्ष का समय लगा। जनवरी 2013 में ये आयोग का गठन किया गया था, जिसमें आप सदस्य बनाए गए थे। वाई.वी. रेड्डी साहब अध्यक्ष थे। 2 साल के बाद आपने जो रिपोर्ट दी है, कहा जा रहा है कि बड़ी क्रांतिकारी रिपोर्ट है, क्योंकि आमतौर पर पिछले जो वित्तीय आयोग थे वो 1 से 2% बढ़ोतरी की बात करते थे। आपने सीधा 10% बढ़ोतरी कर दी, 32 से बढ़ाकर 42 कर दिया। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस तो शायद और वित्त आयोगों का तरह ही था जी। हम पहले प्रीवियस फाइनेंस कमीशंस के मेंबर्स से मिले, उनका सुझाव लिया। उसके बाद हम काफ़ी 3-4 जगह हम गए जहाँ आंचलिक जो इकोनॉमिस्ट है, एकेडमिक्स है, उनके सलाह ली जी। उसके बाद हम हर स्टेट, हर राज्य में गए, राज्यों का मेमोरेंडम लिए, उनके अपना जो विजन है वो सुने, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, और उसके बाद हमने अपना फैसला किया। और जैसा हर वित्त आयोग को होता होगा, राज्य कह रहे थे कि हमें 50% देनी चाहिए। इस बार केंद्र ने कहा कि कुछ भी बढ़ावत मत दीजिए।
अच्छा, पिछली सरकार या इस सरकार में? ये इसी सरकार। जी। और फाइनली हमने डिसाइड किया कि 32 से लेके उसे 42 कर दें। उसके पीछे कोई कारण था खास? कारण था, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें मेरा भी एक स्लाइट डिसेंट नोट भी था उस बारे में, मगर उसका कारण लगभग ऐसा है कि एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि वित्त आयोग ने डिवोल्यूशन, जो करों का जो बंटवारा है जी, उसमें काफ़ी बढ़ावत की है। जो अनटाइड डिवोल्यूशन होगी जी, मगर वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि पूरा जो ट्रांसफर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य सरकारों को, वो लगभग जहां था 60% ऑफ टैक्सेस या 50% ऑफ टोटल रेवेन्यूज, लगभग वही रहेगा। तो अब जो बड़ी पिक्चर इसकी है कि राज्यों को सबको लेके बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जो मिलने वाला है वो जो अनटाइड डिवोल्यूशन फंड है वो ज़्यादा मिलेगा, और जो पहले जो प्लान ग्रांट्स होते थे जी, वो किसी तरीके से कम करना पड़ेगा। मैं आता हूँ आपके पास। सीएम वासुदेव साहब, अभी आपने सुना अभिजीत सेन साहब ने बताया कि 14वें वित्त आयोग ने किस तरह से सिफारिशें की और 32% से बढ़ाकर राज्यों का हिस्सा 42% कर दिया। आप देश के वित्त सचिव रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप 14वें वित्त आयोग की इन सिफारिशों को? नहीं, वास्तव में जैसे आपने शुरू में कहा, ये काफ़ी क्रांतिकारी है ये जो सुझाव दिए हैं वित्त आयोग ने। जो संविधान है और जो संघीय ढांचा का संघीय वित्तीय ढांचा है जी, उसमें अगर आप देखें तो संविधान में जो राज्य हैं उनको खर्चे करने की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे कृषि हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और अनेक प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर हो, सारी जिम्मेदारियां प्रदेशों की हैं जी। और जो कर संसाधन जुटाने की जो है जिम्मेदारियां, वो ज़्यादा केंद्र के पास हैं, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो। तो ये मिसमैच है खर्चे करने की जिम्मेदारियों में और संसाधन जुटाने के अधिकार में। जी, तो इसलिए ये जो वित्त आयोग का माध्यम है वो इसको जो डिसजॉइंटेड सिस्टम है इसको सही करने के लिए ये संघीय ढांचे में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वित्त आयोग का। जी। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब, आप कैसे देखते हैं 14वें वित्त आयोग की इस रिपोर्ट को, जो कि सरकार ने इन टोटल पूरी तरह से स्वीकार कर ली है और इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हस्तांतरण होगा, जिस कर के भाग का हस्तांतरण होगा उसका 32 से 42 होना तो अच्छी बात है, मगर जैसा प्रोफेसर सेन हमको समझा रहे थे, इसमें पूर्ण रूप से बहुत अंतर नहीं आने वाला है पिछले आयोग और इस आयोग के जो सुझाव रहे हैं, क्योंकि जो टोटल कर इकट्ठा किया जाता हैगा, केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, केंद्र सरकार की जो जितनी धनराशि बनती थी पहले उतनी ही लगभग बनी रहेगी, और उसका कारण ये होगा कि बजट में ये निकल के आएगा कि काफ़ी कुछ इसमें से मात्रा केंद्र के पास रहेगी। वो इस वित्त आयोग से बात समझ नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात ये साफ निकल के आ रही है कि जो लचीलापन राज्य सरकार चाहते थे, जो कर का हस्तांतरण होता था, ज़्यादा पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के द्वारा होता था, वो अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के द्वारा, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या कम कर दी जाएगी, तो
उस रूप में जो हस्तांतरण होता था वो नहीं होगा, और जिसकी वजह से लचीलापन राज्यों के पास रहेगा। वो जिस तरीके से स्कीम्स को लागू करना चाहते हैं और पैसे को खर्च करना चाहते हैं, कर को खर्च करना चाहते हैं, वो एक उनको स्वायत्तता जिसे आप कहेंगे वो रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है। मैं हमेशा से इस किस्म के विकेंद्रीकरण का तरफदार रहा हूँ। जी आमिरुल्लाह साहब, एक बात ये कही गई है कि स्थानीय निकायों को बड़ा फंड दिया जा रहा है, और जो पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक लगभग 87,519 करोड़ था, वो अब 2,87,436 करोड़ रुपए, लगभग 2,88,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने खास करके इस बात को अंडरलाइन किया, और इसके अलावा 11 जो अति पिछड़े राज्य हैं उनको अलग से धन देने की बात कही गई है। तो आप किस रूप में देखते हैं? ये भी एक बहुत अहम फैसला, अच्छा फैसला कि जहाँ जितना नीचे हो सकता है वहाँ तक पहुँचे पैसा भी, और उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त भी। लेकिन इसके बारे में आज कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। ये देखना होगा कि ये पैसा जो जाएगा वो इसमें से कितना वाकई जाएगा वहाँ तक, इसका होगा क्या। होता ये है हमारे पास कि हमारी जो एक बड़ी सादी सी बात मैं बताऊं कि जितने हमारे स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं जिनको चाहिए कि ये पैसा खर्च करें, वो सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास केंद्र में मंत्री हैं। जब तक ये मंत्री रहेंगे तो डिसीजन स्टेट कहाँ से लेगा। हमें अगर इस बात की ट्रांसलेशन चाहिए पूरी, तो हमें चाहिए कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री बर्खास्त कर दी जाए, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बर्खास्त कर दी जाए, हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बर्खास्त कर दी जाए। अगर सेंटर को इस पर कोई इख्तियार नहीं है तो फिर ये मिनिस्ट्रीज़ क्यों हैं। और जब तक ये मिनिस्ट्रीज़ रहेंगी एक सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड ज़रूर रहेगा। यही बात फिर स्टेट पे भी आती है। जब तक स्टेट पावरफुल होगा वो अपने पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटी को खर्च करने नहीं देगा पैसे। आप चाहे वो 20 लाख के 2,70,000 कर दें, चाहे 27 लाख कर दें, होता यही है कि स्टेट अगर सेंट्रलाइज करता है तो वो पंचायत को नहीं खर्च करने देता। और यही हम देखते हैं हर लेवल पे। तो हमें ये देखना होगा अगले 6 महीने में कि अगर हम सीरियस हैं डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे, तो हम हमारी मिनिस्ट्रीज़ को क्या करते हैं। अहम उसका एक इंडिकेशन बजट से मिल जाएगा जो बहुत अगले बड़ा सप्ताह इंडिकेशन बजट से आने वाला है। मैं अभिजीत सेन साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये जो बात कही जा रही है केंद्र राज्य संबंधों की, जिसको लेकर के कई बार चर्चा हुई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से लेकर के प्लानिंग कमीशन तक, अब तो प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, नीति आयोग हो गया। तो ये राज्यों की शिकायत हमेशा रहती है कि साहब केंद्र हमारे साथ कुछ लोग कहते हैं स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करता है, कुछ राज्य कहते हैं हमें विशेष पैकेज दिया जाए, हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। एक रघुराजन कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कुछ अलग तरीके से राज्यों को धन देने की बात कही गई थी। क्या आपको लगता है कि वाकई डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ये कदम है? हाँ, ज़रूर है। ये एक बहुत पुरानी डिमांड है स्टेट्स की कि सेंटर लगभग 50% स्टेट्स को दे दे अपने टैक्सेस का। और जब तक प्लानिंग कमीशन थी, सेंटर की जो राय थी वो थी कि प्लान में जो एक्सपेंडिचर होता है वो सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, इसलिए फिनेंस कमीशन को वो पूरा सेंटर को देना चाहिए। हमारा 14 वित्तीय आयोग का एक अच्छी बात जो थी, जो हमारा जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था, उसमें बजटरी सपोर्ट टू द प्लान वाज नॉट इंडिकेटेड एज इन द सेंट्रल डोमेन जी। तो इसीलिए हम बढ़ के चल सके कि जो चीज़ किया जाए वो करना चाहिए जी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने टर्म ऑफ रेफरेंस की बात की, वो मैंने देख रहा था, आप लोगों ने जब ये अपना काम शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों से सुझाव मांगे थे, राज्यों से भी मांगे थे, उसके अलावा आम लोगों से भी कहा गया था कि वो इस सिलसिले में सुझाव दें। क्या ये माना जाए कि आपकी इस रिपोर्ट में वो संपूर्णता है, वो टोटलिटी में रखा गया है चीज़ों को जो आपको सुझाव मिले थे? हाँ, शायद पूरा 100% नहीं, मगर हाँ, क्योंकि हम
जहाँ भी हम राज्यों में गए, सरकार से तो मिले ही, मगर सरकार से को छोड़ के हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से मिले, इंडस्ट्री और ट्रेड से मिले, और हर जगह में हमने पंचायत, ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत को मिले जी। और साथ साथ हमने वो भी मांगा था कि जिसको भी कहना है कुछ वो आप और बाय एंड लार्ज लोगों का ये था कि डिवोल्यूशन शुड बी मोर एट ऑल लेवल्स। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग कहते थे कि ज़्यादा डिवॉल्व कर देंगे, कुछ कंडीशनैलिटी होनी चाहिए कि खर्च ठीक से हो, ये भी एक, मगर क्योंकि हमें कुछ दिखाना था, वी बेसिकली डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर मैक्सिमम डिवोल्यूशन। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब, ये एक चर्चा चलती है कि क्षेत्रीय विषमता है, रीजनल डिस्पैरिटी है, और राज्यों को उसका अधिकार, उनको वो समुचित मात्रा में धन नहीं मिल पाता जिसके कि वो हकदार हैं। तो क्या आपको लगता है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट कुछ न्याय कर पाएगी इस सिलसिले में? देखिए, ये तो अब केंद्र सरकार पर निर्भर है कि ये इसको किस तरीके से अगले 5 साल में इसको लागू करती है, क्योंकि वित्त आयोग ने तो जो अपनी राय देनी थी वो दे दी। मगर एक दो बातें जो हमारे साथियों ने अभी कही, मैं उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक डर है कि आप राज्यों को खुली छूट करके पैसा दे रहे हैं बिना किसी कंडीशनैलिटी के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार अधिकतर जिम्मेदार होती हैं और जिम्मेदारी से खर्च करेंगी, मगर ये भी संभव है कि जहाँ थोड़ा लचीलापन की संभावना है वहाँ पर वो पॉपुलिस्ट मेजर्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, होता रहा है, ये डर है। अब इस पे कैसे कोई अंकुश लगा पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आगे देखिए होता है क्या। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आपने उठाई थी कुर्बान अली साहब, स्थानीय इकाइयों वाली बात, स्थानीय निकायों वाली बात। हाँ, सॉरी, हाँ, मतलब जो लोकल बॉडीज़ हैं, हमारी पंचायती राज की संस्थान हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, मतलब हमारा संघीय वित्तीय ढांचा तो ज़रूर है, मगर दिक्कत ये है कि राज्य सरकार अब सारी पावर्स और सारा कर अपने पास ही रखना चाहता है, उसका विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहता आगे। तो जिसके लिए स्टेट के लेवल पे, राज्य के लेवल पे फाइनेंस कमीशंस बनती हैं, जिनकी राय अधिकतर को ताक पे रख दिया जाता है। तो अगर हम भारत की तुलना करें चीन के मुकाबले, चीन तो एक यूनिटरी देश है, संघीय देश नहीं है, उनका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बावजूद जिस किस्म का विकेंद्रीकरण वहाँ पाया जाता है, हमारे देश में नहीं पाया जाता। जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ, उनके पास खर्च करने का भी मादा है और कर इकट्ठा करने का भी मादा है। वो उस ओर हमारी इस 14वीं वित्त आयोग ने कदम नहीं उठाएं, इसके लिए मुझे अभी भी गिला शिकवा है वित्त आयोग के साथ। जी, मैं आता हूँ। सीएम वासुदेव साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है आवाज़ आपकी। जी, हम आपसे चर्चा कर रहे थे क्योंकि आपने केंद्र राज्य संबंधों की बात की थी और इस आयोग की रिपोर्ट को, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि इससे हमारे ऊपर यानी केंद्र सरकार के ऊपर काफ़ी वित्तीय भार पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ विकेंद्रीकरण हुआ है जिसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है, या एक महज दिखावा है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि विकेंद्रीकरण तो बहुत ज़्यादा उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है, मगर ये कहना कि बहुत ज़्यादा अधिक संसाधन सरकार के, जो केंद्र सरकार के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो स्टेट्स को चले जाएंगे, वो सही नहीं होगा। पहले जो सेंटर से पैसा स्टेट्स को जाता था, दो हिस्सों में जाता था।
एक तो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से शेयर इन टैक्सेस जो पिछली दफ़ा 32% था, और दूसरा ये जाता था प्लानिंग कमीशन के माध्यम से जो प्लान स्कीम्स वगैरह या सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट प्लान्स, जो वित्त आयोग के माध्यम से पैसा जाता है वो टोटली अनटाइड है, नॉन डिस्क्रेशनरी है, और वो उसका इस्तेमाल स्टेट्स जैसे चाहें करते थे। और दूसरा जाता था एक टाइट तरीके से प्लान स्कीम्स के माध्यम से, जो केंद्र सरकार बड़े पैमाने पे देखती थी कि क्या स्कीम्स होनी चाहिए, उन स्कीम्स का प्रारूप क्या होना चाहिए, किसके ऊपर कितना खर्चा किया जाएगा, तनख्वाहों पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, उसका खर्चा करने के लिए उसका मॉनिटरिंग होगा। वो जो टाइट प्रकार के जो संसाधन जाते थे, इस वित्त आयोग ने ये कहा है कि ये जो टाइट संसाधन हैं ये सारे अनटाइट कर दिए जाने चाहिए, ताकि ये विकेंद्रीकरण इस प्रकार हो कि स्टेट्स के पास ये पैसे चले जाएं और वो तय करें कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और कहाँ किया जाए। ये अपनी जगह सही है, मगर इसमें 2-3 चीजें मैं समझता हूँ जरा खास ध्यान देने की जरूरत है जी। एक तो ये कि इससे सरकार, केंद्र जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी फिस्कल प्लानिंग और प्लान स्कीम्स बनाने ये बहुत बढ़ जाएगी, और उनको अपना जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी करना पड़ेगा। दूसरा ये भी मानने वाली बात है कि हमारे यहाँ जो इस समय रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट के रास्ते में जो अड़चने हैं उनको दूर करने के लिए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे अर्बन सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उनको रिफॉर्म्स करने में अभी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनमें थोड़ा अनपॉपुलर एलिमेंट है इन रिफॉर्म्स में। जी, सीएम वासुदेव साहब, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्टेट्स को मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सिफारिशें हैं अप्रैल छोटी बात सिर्फ अप्रैल 2015 से लेकर के अप्रैल 2020 के बीच में 5 साल के लिए लागू होंगी, और अभी बजट आने वाला है, तो क्या इस बजट में इन सिफारिशों का कुछ रूपरेखा देखने को मिलेगी? बिल्कुल बजट में समावेश होगा, मगर देखने वाली बात यह होगी कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका पैसा स्टेट्स को जाता था, उसमें सेंट्रल स्टेट का शेयरिंग होता था, किसी में 50%, किसी में 60%, किसी में ग्रांट कंपोनेंट, किसी में लोन कंपोनेंट, वो सारा तरमीम होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर उनको डेवोल्यूशन हो गया है तो इन डिफरेंट स्कीम्स में जो ग्रांट कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा, और जो स्टेट्स का शेयर है डिफरेंट स्कीम में वो भी बढ़ जाएगा। और जो कंडीशनैलिटी होती थी, जैसे पावर सेक्टर की कंडीशनैलिटी, अर्बन सेक्टर की कंडीशनैलिटी, पंचायती राज सेक्टर की कंडीशनैलिटीज, वो कंडीशनैलिटी खत्म हो जाएंगी। तो ये थोड़ा खतरा है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि राज्य सरकारें कहीं पॉपुलिज्म के ऊपर, क्योंकि जमीन से ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो ये जो कठिन निर्णय है लेने वाले पावर सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में, वो कठिन निर्णय लेने में कहीं दिक्कत ना आ जाए। पहले तो ये होता था कि आपको पैसा तब मिलेगा जब ये निर्णय लेंगे, अब जब पैसा फ्री मिल जाएगा तो फिर वो निर्णय लेने के ऊपर कितना दबाव आएगा, कितना नहीं दबाव आएगा, ये आगे देखने वाली बात। ठीक है, आमिरुल्लाह साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी कि ये जो पूरी अभी चर्चा हुई है, किस तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अहम सवाल कुर्बान अली साहब, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो वहाँ इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन बड़ा मुश्किल से होता है, और ख़ुसूसन जब, जैसे प्रोफेसर सेन ने कहा कि प्लानिंग कमीशन भी चला गया, जो एक बड़ी इंस्टीट्यूशन थी रीजनल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने की। अब ये नया नीति आयोग क्या करेगा, यहाँ पे स्टेट्स कितने एम्बोल्डेंड होंगे, कितने एम्पावर्ड होंगे अपनी बात रखने में। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बड़े स्टेट हमारे 3, उनमें जो पैसा बटा है वो क्या उन इलाकों में जाएगा जहां वहां पे गरीबी है, या उन इलाकों में जहां गरीबी नहीं है? ये कौन देखेगा, ये इवैल्यूएट कौन करेगा, ये अहम सवाल। चलिए, ये सवाल बहुत सारे हैं, देखना ये होगा कि बजट के बाद 14वें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन पर कितना अमल होता है, और ये बजट में ही देखा जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम वासुदेव साहब, प्रोफेसर अभिजीत सेन साहब और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब और आमिरुल्लाह साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।